हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 8th का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे इस चैप्टर की। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, पहले हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब हम ये चीज़ें समझ चुके होंगे उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है कि समतल का क्या मतलब होता है। ठीक है, समतल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये चीज़ समझनी है। तो देखो समतल क्या होता है? एक ऐसा तल, एक ऐसी सतह जो हर जगह से समान हो यानी सपाट हो, उसको हम बोलेंगे समतल। मतलब कि उस सतह पे उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक समान होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको जो ये बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी सतह एकदम सपाट है यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस है ये। तो ऐसे को हम बोलेंगे कि वो एक समतल है। यानी कि जो ये बोर्ड की सतह है या तल है, ये एक समतल का उदाहरण है। ठीक, इसी तरह से आप कोई पन्ना ले लो, ठीक है, पन्ने को बिल्कुल सीधा ऐसे फैला दो, ठीक है, जिस पे आप लिखते हो पन्ने पे, तो वो पन्ना भी किसका उदाहरण हो जाएगा? एक समतल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि समतल क्या होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो मेनली जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है, सरल या फिर साधारण वक्र क्या होता है और सरल बंद वक्र क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपको मेनली समझनी है, लेकिन उससे पहले एक दो और चीज़ें समझो क्योंकि इनके बिना ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया समतल। अब बात करते हैं भाई वक्र क्या होता है। ठीक है, और वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब है कुछ भी आप बना दो, कुछ भी आप बना दो टेढ़ा मेढ़ा, सब वक्र है। ये भी वक्र है, ठीक है, ये भी वक्र है, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, ये भी वक्र है। मतलब कुछ भी आप टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी बना सकते हो, कुछ भी बना दो, सबके सब क्या है? सबके सब वक्र हैं। ठीक है ना, यानी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आप बनाओगे सबके सब वक्र हैं। तो वक्र आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको समझना है आगे, ठीक है, वक्र को समझ में आने के बाद वो ये समझना है कि समतलीय वक्र क्या होते हैं। समतलीय वक्र का मतलब ऐसे वक्र जो किसी समतल पे बने हो। सिंपल सी बात है भाई, समतलीय वक्र के नाम से ही क्या पता लग रहा है? ऐसा वक्र जो किसी समतल पे बना होगा उसको हम बोलेंगे समतलीय वक्र। ठीक है, जैसे कि जो मैंने भी बनाए थे वो एक समतल पे थे। ठीक है, तो समतलीय भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो ये दोनों है। सबसे पहले समझते हैं सरल वक्र क्या होता है। सरल वक्र को हम साधारण वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको मेनली समझनी है। अब देखो मैंने भी बोला कि आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा खींचो, वक्र तो सारा ही होगा, लेकिन सबके सब सरल वक्र नहीं होते हैं। सरल वक्र के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सरल वक्र कभी भी खुद को काटता नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वक्र बनाया, ठीक है, ये सरल वक्र है। इसी तरह से समझो, मैंने यहाँ पर एक वक्र बनाया, ये भी सरल वक्र है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा वक्र बनाया, ये भी सरल वक्र है, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं भी अपने को काट नहीं रहे हैं। लेकिन अब समझो जो मैं यहाँ पर पीले कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। अब इसने यहाँ पर देखो एक को खुद को काट लिया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने खुद को काट लिया। तो जब भी कोई वक्र खुद को काट लेगा ऐसे, तो हम बोलेंगे कि वो सरल वक्र नहीं है। इसी तरह से देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी सरल वक्र नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर खुद को काट लिया। तो सबसे पहली बात तो ये अपने आप को काटना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि सरल वक्र बनाने के लिए कभी भी हम पेन या पेंसिल को उठाते नहीं हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं ये बनाऊं, अब अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो जैसे ही आप बाहर वाला डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है, अंदर वाला बनाने के लिए आपको पेंसिल या पेन उठाना पड़ेगा। भाई मैंने ऐसे रखा और फिर मैंने उठाया, फिर मैं अंदर आया, तो जब भी उठाना पड़ जाए तो वो भी सरल वक्र नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सरल वक्र क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे वक्र, ठीक है, ऐसे वक्र जो एक खुद को काटे नहीं, उनको हम सरल वक्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसने खुद को काटा नहीं, ये भी सरल वक्र है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, खुद को काटा नहीं, ये भी सरल वक्र है। लेकिन ये खुद को काट रहा है, सरल वक्र नहीं है। ये भी खुद को काट रहा है, सरल वक्र नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है सरल बंद वक्र क्या होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा भैया, ऐसे सरल वक्र जो बंद हो, मतलब खुले ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सरल बंद वक्र। जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है, ये सरल बंद वक्र है, ये भी सरल वक्र है, बंद भी है, ये भी सरल वक्र है, बंद भी है। ये तो खैर सरल वक्र ही नहीं है तो इनके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये दोनों खुले हुए हैं,
ठीक है ना। तो मतलब ऐसा सरल वक्र जो बंद होगा उसको हम सरल बंद वक्र बोलेंगे। तो जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई है आप याद रखना, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको काम आएंगी। अब अगला टर्म जो आता है वो है बहुभुज क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज बहुभुज का एक प्रकार है, ठीक है। तो चतुर्भुज समझने पहले हम समझेंगे बहुभुज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी बहुभुज के लिए पहली बात तो क्या है कि वो एक बंद वक्र होना चाहिए, दूसरी बात वो सरल भी होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सिर्फ रेखाखंड आएंगे। रेखाखंड का मतलब सीधी सीधी ऐसी लाइन सेगमेंट आएंगे, ऐसा घुमाव नहीं आएगा उसमें, उसमें घुमाव नहीं आना चाहिए, घुमाव नहीं आना चाहिए, सिर्फ रेखाखंड आने चाहिए, ठीक है। क्या आने चाहिए, सिर्फ रेखाखंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एक उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, इन्होंने ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रेखाखंड है, ठीक है ना। ये एक रेखाखंड हो गया, 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 ठीक है। तो ये एक ऐसा वक्र है जो बहुभुज है। इसी तरह से ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने ऐसे काट दिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे काट दिया। अब जब इन्होंने काट दिया तो ये सरल वक्र ही नहीं रहा, क्योंकि सरल वक्र होने के लिए वो कहीं भी खुद को काटता नहीं है। अब बहुभुज बनने के लिए सरल वक्र होना चाहिए, तो सरल ही नहीं है, ये भी सरल नहीं है, ये भी सरल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये बहुभुज है, आप बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, लेकिन यहाँ पे घुमाव आ गया। ऐसा कोई घुमाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीधे सीधे रेखाखंड होने चाहिए बहुभुज में। और दूसरी बात, वो बंद भी होना चाहिए। जैसे कि ये सीधा रेखाखंड है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। आपसे कोई पूछे कि क्या ये बहुभुज है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि ये खुला हुआ है ना। क्या होना चाहिए, ये बंद भी होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुभुज का क्या मतलब है। यानी कि सिर्फ रेखाखंडों से बना सरल वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ये सब एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं बहुभुज के, और ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुभुज नहीं हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, बहुभुजों का वर्गीकरण ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया गया है। हो सकता है ये ज़्यादा छोटा हो, आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। देखो, अगर भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या 3 होगी तो हम बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक भुजा बनाई मैंने, ये दूसरी भुजा बनाई और ये तीसरी भुजा बनाई, तो इसमें 3 भुजाएं हैं टोटल, या फिर 3 कोने हैं, कोनों को हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। 1, 2 और ये तीसरा कोना, ठीक है। 3 शीर्ष हैं इसमें। तो जब 3 शीर्ष हैं या 3 भुजाएं हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। इसी तरह से अगर 4 भुजाएं होंगी, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होगा, ये चतुर्भुज होगा, ठीक है। 5 भुजाएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पंचभुज होगा। 6 भुजाएं होंगी तो षटभुज होगा। 7 भुजाएं होंगी तो सप्तभुज होगा। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगला है हमें समझना है विकर्ण क्या होते हैं। तो अब समझो पहले विकर्ण क्या होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे परिभाषा लिखी है पहले मैं ये पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। देखो, यहाँ पर इसकी परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। मतलब कि अगर आपको विकर्ण निकालना है तो किन्हीं भी 2 शीर्षों को जोड़ दो, ठीक है। आपको ख्याल क्या रखना है कि शीर्ष जो है वो आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए, मतलब साथ वाले शीर्ष नहीं होने चाहिए। तो उनको जोड़ने से जो रेखाखंड मिलेगा आपको वो विकर्ण होगा। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इस P की बात करूँ और इस R की बात करूँ, तो ये 2 शीर्ष हैं, 2 कोने हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोने, ठीक है। तो इन दोनों शीर्षों को मैंने ऐसे जोड़ा तो मुझे एक लाइन सेगमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको रेखाखंड, तो मुझे एक रेखाखंड PR मिला। क्या मिला मुझे, PR। तो PR एक विकर्ण है। PR क्या है, एक विकर्ण है। इसी तरह से मैंने S को Q से जोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, एक SQ नाम का रेखाखंड मिला। तो ये भी क्या है, ये भी एक विकर्ण है। अब इन दोनों को जोड़ने में खास बात क्या आ रही है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। इन दोनों को जोड़ने में खास बात क्या आ रही है, जब आप P को R से जोड़ रहे हो तो ये ऐसे शीर्ष हैं, ऐसे कोने हैं जो आसन्न नहीं है।
आसन्न का क्या मतलब होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है आसन्न को छोड़कर। आसन्न का मतलब है कि जिन दोनों को भी आप जोड़ रहे हो वो दोनों बिल्कुल पास पास वाले ना हो, उनके बीच में कम से कम एक कोना आ जाए। अगर आप इधर से जाओगे, ठीक है, आप P से R पे जाते हो, इधर से आप जाते हो तो इसके बीच में एक कोना आता है Q, ठीक है। अगर आप इधर से जाओगे P से R के पास, तब भी इसके बीच में एक कोना आ जाएगा Q। तो मतलब कि ये दोनों जो कोने हैं ये आसन्न नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई तीसरा कोना आ रहा है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं P को S से जोड़ूंगा तो ये भुजा हो जाएगी इसकी, ना कि विकर्ण। ये विकर्ण नहीं है। ये विकर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला और ये वाला जो शीर्ष है इनके बीच में कोई तीसरा शीर्ष नहीं आया। तो मतलब ये सिर्फ भुजा होगी। ये क्या होगी? भुजा। जबकि ये क्या होगा? विकर्ण। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आप किन्हीं भी दो शीर्ष को जोड़ दो। आपको कंडीशन ये ध्यान में रखनी है कि उनके बीच में कम से कम एक तीसरा कोना आता हो, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक और उदाहरण देखो। जैसे ये वाला है, इसको मैं B से नहीं जोड़ सकता। अगर मैं इसको B से जोड़ूंगा तो भुजा बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी? भुजा, क्योंकि A और B के बीच में कोई और कोना नहीं आ रहा है, तो वो भुजा होगी, विकर्ण नहीं होगा। अगर मुझे विकर्ण बनाना है तो अगर मैं A को C से जोड़ता हूँ तो ये एक विकर्ण होगा। क्यों? क्योंकि इधर से मैं जाऊंगा तो A और C के बीच में यहाँ पर B आ रहा है, यानी कम से कम एक तो आ गया। और इधर से जाऊंगा तो E और D दोनों आ जाएंगे A और C के बीच में। तो कहने का मतलब है विकर्ण बनाने के लिए आप सिर्फ उन्हीं कोनों को जोड़ो जो आसन्न नहीं हो। आसन्न नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे आप इस तरफ से देखो या फिर इस तरफ से देखो, दोनों तरफ से उनके बीच में कम से कम एक कोना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि विकर्ण क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये भी एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है, ठीक है। और बाकी जो किनारे किनारे पे हैं वो भुजाएं हैं, ठीक। तो चलो, आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आगे की जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उत्तल और अवतल, ठीक है, उसके लिए आपको पहले बहिर्भाग और अभ्यंतर समझ में आना चाहिए। अभ्यंतर का मतलब क्या है? अंदर वाला भाग। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वक्र बनाया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तो इसके अंदर वाली जो चीज़ है, इसके अंदर जो भी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी आएगा हम बोलेंगे वो इसके अभ्यंतर में है, ठीक है। यानी कि अंदर वाले हिस्से को, इसके जो अंदर है उसको अभ्यंतर बोला जा रहा है। और जो इसके बाहर है, ठीक है, इसके क्या बाहर है, जो भी बाहर होगा, बाहर वाले भाग में होगा, उसको हम बहिर्भाग बोलेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या है? उत्तल और अवतल बहुभुज। क्या पहचान होती है इनकी? जो उत्तल बहुभुज होते हैं उनमें कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होता है, और जो अवतल बहुभुज होते हैं उनमें कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज बनाया और इसके अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो इसका दो विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दोनों विकर्ण हैं वो अंदर है, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं गया, ठीक है ना। तो कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होगा। अगर जितने भी ये सब अंदर होंगे तब हम बोलेंगे वो उत्तल बहुभुज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक और बहुभुज बनाता हूँ मैं, ठीक, मान लो ये। अब इसके अगर आप विकर्ण बनाओगे तो एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो विकर्ण हैं वो कहाँ है? अंदर है। कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं गया, ठीक है। एक विकर्ण ये भी बन जाएगा इसका। तो मतलब जितने भी यहाँ पर, ठीक है, जितने भी यहाँ पर विकर्ण आप बना सकते हो, सबके सब विकर्ण कहाँ रहेंगे? अंदर की तरफ रहेंगे, बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बहिर्भाग में नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुभुज को हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज में क्या होगा? कम से कम एक विकर्ण बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक बहुभुज बनाया ये। अब जब मैं इसका विकर्ण बनाऊंगा, तो देखो ये वाला जो विकर्ण है, जो इसको और इसको ज्वाइन करने पे बनेगा, यहाँ पर जो विकर्ण है ये बाहर चला गया, ठीक है। तो ये विकर्ण बहिर्भाग में है। तो मतलब कि जब भी कम से कम एक विकर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, लेकिन कम से कम एक विकर्ण बाहर चला जाएगा, बहिर्भाग में होगा, तो हम बोलेंगे कि वो अवतल बहुभुज है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया अवतल क्या होते हैं, उत्तल क्या होते हैं। उत्तल में कोई भी बाहर नहीं जाएगा और अवतल में कम से कम एक जरूर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास है समबाहुभुज और विषम बहुभुज। समबाहुभुज की क्या पहचान है? आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है सभी कोण समान होते हैं, यानी सारे के सारे कोण, जितने भी कोण उस बहुभुज में बन रहे हैं
सब के सब बराबर होंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, सभी भुजाएं समान होती है, मतलब सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, कैसा त्रिभुज बनाता हूँ, समबाहु त्रिभुज, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, समझ लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी आप याद रखना, बहुत जगह काम आएगा आपके, कि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो समबाहु त्रिभुज है इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो हम बोलेंगे ये समबाहुभुज का उदाहरण है। इसी तरह से अगर मैं एक वर्ग बनाऊं, ठीक है, क्या बना दूं, मैं एक वर्ग बना दूं, तो आप जानते हैं वर्ग में सारी साइड्स बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी कोण 90-90 के होते हैं। वर्ग में सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो मतलब ये एक उदाहरण हो गया समबाहुभुज का। विषम बहुभुज में क्या होता है, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं और सभी भुजाएं भी बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसमें ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें भुजाएं अलग अलग हैं, कोई सी दो बराबर होंगी तब भी नहीं, तीनों ही बराबर होनी चाहिए थी तभी वो समभुज होगा, समबाहुभुज। और अगर कोई भी एक अलग आ गई, कोई भी एक अलग, इसमें तो तीनों ही अलग हैं, कोई भी एक अलग आ गई तो हम बोलेंगे वो एक विषम बहुभुज है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा समबाहुभुज और विषम बहुभुज में क्या अंतर होता है। अब आते हैं कोण योग गुणधर्म पे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। कोण योग गुणधर्म क्या होता है, मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, यदि किसी बहुभुज में, ठीक है, किसी बहुभुज में यदि n भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, n, जैसे त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होती हैं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होती हैं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब जितनी भुजाएं वो आप n की जगह मान लो। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, n की वैल्यू 3, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, n की वैल्यू 4। तो किसी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो इस फॉर्मूले से आता है, n में से 2 घटा दो, यानी n से 2 कम कर दो, घटा के जो आया उसको 180 से गुणा कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरे पास त्रिभुज है, अब त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों को जोड़ के कितना आएगा अगर मुझे ये पता लगाना है तो मैं देखूंगा इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसकी 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं का मतलब होता है n की वैल्यू 3 लिखो। अब अगर इसके आंतरिक कोणों का योग मुझे ज्ञात करना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है कि n में से पहले 2 घटाना है, जो आएगा उसको 180 डिग्री से गुणा कर देना है। तो n की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये त्रिभुज है तो 3 होगी, तो n की जगह मैंने लिखा 3, n की जगह मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। तो 3 में से 2 घटाया और 180 से गुणा किया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 को 180 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 180। इसीलिए ये बोला जाता है, आपको याद रखने को, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक का मतलब क्या है, अंदर वाले। ठीक है, इसी तरह से सोचो अगर मैं चतुर्भुज लूँ, त्रिभुज ना लूँ, मैं क्या लूँ, एक चतुर्भुज लूँ, तब क्या होगा, तो त्रिभुज की जगह अगर मैं चतुर्भुज लूँ, किसी भी प्रकार का आप चतुर्भुज ले लो, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू आई 4, 4 में से 2 गया और गुणा करिए 180 डिग्री से, तो 4 में से 2 जाता है तो 2 बचता है, 180 से गुणा करोगे 18 दूनी 36, 1 0 लगा दो, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर 4 भुजाएं होंगी तो 360 डिग्री आएगा इन चारों कोणों का योग। इसी तरह से पंचभुज होगा तो n की जगह 5 रख दोगे, षटभुज होगा तो n की जगह 6 रख दोगे, मतलब जो भी है वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसे बोलते हैं कोण योग गुणधर्म। ठीक है, और ये आंतरिक कोणों के लिए है, बाहर वाले कोणों की बात मैंने अभी नहीं करी है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्नावली 3.1 है, इसके पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण
निम्नलिखित आधार पर कीजिए। मतलब कि जो यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं उन्हें हमें इन आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट ए है इसमें बोला गया है साधारण वक्र, मतलब इसमें से साधारण वक्र कौन कौन सी हैं वो हमें बताना है। तो जो इसका पार्ट ए होगा, ठीक है, पार्ट ए जो होगा इसमें हमें साधारण वक्र पहचानना है। तो यहाँ पर देखो ये साधारण वक्र है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कहीं भी खुद को काट नहीं रहा है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें पेंसिल को या फिर पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। तो इसका पहला पार्ट साधारण वक्र है। दूसरा भी आप देख सकते हो साधारण वक्र है। ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति है। ये भी साधारण वक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये देखो काट रहा है, यहाँ पर भी एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है ना, तो जो काटेगा वो साधारण वक्र नहीं होगा, तो वो भी साधारण वक्र नहीं हुआ। इसी तरह से ये साधारण वक्र है, ये कहीं भी खुद को काट नहीं रहा है। ठीक है, ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है। ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक बार ये यहाँ पे बंद हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ बंद हो गया। जब ये यहाँ पे बंद हुआ और अगर इसको अब आगे बढ़ाओगे तो ये साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो इसका पहला हिस्सा है, ठीक है, पहली आकृति, जो ये दूसरी आकृति है, और जो ये पांचवी आकृति है, और जो ये छठी आकृति है। ठीक है, ये सारी आकृतियाँ जो हैं साधारण वक्र का उदाहरण है। ठीक है, छठी के साथ साथ कौन सी, सातवीं भी। ठीक है, तो ये सारी आकृतियाँ साधारण वक्र हैं। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ठीक है, जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें बोला गया साधारण बंद वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा ये और ये सारे साधारण वक्र तो थे ही थे, साथ में ये सब बंद हैं, कहीं से भी खुले नहीं हुए। देखो यहाँ पर जो ये वक्र हैं कहीं से भी खुले नहीं हुए, तो मतलब जब ये कहीं से खुले नहीं हुए यानी कि बंद हैं, और दूसरी बात ये साधारण वक्र भी हैं, तो मतलब ये बंद भी हैं और साधारण वक्र भी हैं, मतलब ये साधारण बंद वक्र हो गए। तो यानी कि जो इसका पार्ट बी है, ठीक है ना, जिसमें हमें साधारण बंद वक्र लिखना था, इसमें भी पहली आकृति आएगी, दूसरी आकृति आएगी, और यहाँ पर पहली दूसरी के बाद कौन सी है, पांचवी आकृति आएगी, उसके बाद छठी आकृति आएगी और सातवीं आकृति आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गए। अब इसी तरह से बात करते हैं सी पार्ट की। ठीक है, तो देखो अगला पार्ट जो इसमें क्या बोला गया है, बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, बहुभुज में सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए, साथ में वो सरल बंद वक्र भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, मतलब सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए, तो ये एक बहुभुज है। इसी तरह से ये एक रेखाखंड है, ये भी और ये भी, तो ये भी एक बहुभुज है। ठीक है ना, बाकी और कोई बहुभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो रेखाखंड है लेकिन यहाँ पर घुमाव आ गया। ठीक है ना, जब घुमाव आ जाएगा तो वो बहुभुज नहीं होगा। इसी तरह से बाकी भी नहीं होंगे। तो मतलब बहुभुज कौन कौन से हैं, पहला बहुभुज है सी पार्ट में। ठीक है ना, सी पार्ट में लिखेंगे पहला बहुभुज है और दूसरा भी बहुभुज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में देखो हमसे क्या बोला गया है, उत्तल बहुभुज कौन सा है ये पहचानो। उत्तल बहुभुज कहाँ से पहचानेंगे, जो बहुभुज होगा उन दोनों में से ही। ठीक है ना, तो इसमें से और इसमें से हमें पहचानना है कौन सा उत्तल है। उत्तल के लिए मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, ऐसा बहुभुज जिसके सारे विकर्ण अंदर होंगे, कोई भी बहिर्भाग यानी बाहर में नहीं होगा, सब अंदर ही होंगे। ठीक है ना, सारे के सारे विकर्ण, उसको हम बोलेंगे वो उत्तल बहुभुज है। तो यहाँ पर देखो इसका एक विकर्ण ये बनेगा, ये भी अंदर है, और एक विकर्ण ये बनेगा, ये भी अंदर है, मतलब इसके दोनों विकर्ण जो बन रहे हैं वो अंदर की तरफ बन रहे हैं, यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरी जो आकृति है वो उत्तल बहुभुज है। ठीक है, और इसी तरह से जो अगला पार्ट है यानी पार्ट नंबर ई, इसमें हमें अवतल बहुभुज पहचानना है। अवतल बहुभुज में क्या होता था, कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें अगर आप ये वाला विकर्ण बनाओगे तो ये बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ई पार्ट है उसका आंसर होगा पहला। ठीक है, इसका ये जो एक विकर्ण है वो बाहर चला गया, मतलब ये अवतल बहुभुज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया एक उत्तल चतुर्भुज, एक सम षटभुज और एक त्रिभुज। इनमें हमें बताना है कि प्रत्येक में कितने कितने विकर्ण होंगे।
तो यहाँ पर देखो विकर्णों को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं भी आपको बताऊंगा। पहले जो पहला पार्ट है इसको बिना फॉर्मूले के समझो कि कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक उत्तल चतुर्भुज, तो हम एक उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने विकर्ण होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर देखो इसके कितने विकर्ण होंगे, एक विकर्ण तो देखो ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। दोनों विकर्ण अंदर की तरफ है, मतलब ये एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकर्णों की संख्या, ठीक है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट तो आसान था, बिना फॉर्मूले की भी हो गया। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ इसके बी पार्ट की, ठीक है, पार्ट बी में क्या बोला गया, एक सम षटभुज, ठीक है। षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों, और सम षटभुज का मतलब है 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी, इसके 6 के 6 कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको सारे के सारे विकर्ण गिनने होंगे बना के तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, आप कोई सा भूल भी जाओ, ठीक है। जैसे कि आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, एक बनेगा, ये दूसरा बना, ये तीसरा विकर्ण बना, इसी तरह से इसको इससे ज्वाइन करोगे, चौथा बना, ये पांचवा बना और ये छठा बना, ठीक। इसी तरह से ये सातवां बना, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करोगे, आठवां बना, इसको इससे ज्वाइन करोगे, नौवां बना। तो इसमें कितने विकर्ण बन रहे हैं टोटल, यहाँ पर जो विकर्ण बन रहे हैं वो 9 बन रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगा। अब जैसे यहाँ पे तो षटभुज था, 6 भुजाएं थी, अब मान लो 10 भुजाएं होती और आपको निकालने होते विकर्ण, आपको और कठिन लगता। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर बहुभुज में भुजाएं, ठीक है, या फिर भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर है n। अगर 3 भुजाएं होंगी तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 भुजाएं होंगी तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 6 भुजाएं होंगी तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अगर भुजाओं की संख्या n है तो विकर्णों की संख्या जो होगी, विकर्णों की संख्या, ठीक है, विकर्णों की संख्या जो होगी वो बराबर होती है n गुणा में n में से 3 घटा दो और सबको 2 से भाग दे दो, यानी कि n गुणा में n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यानी कि अगर भुजाएं n है तो n में से 3 घटाओ, इन दोनों गुणा करो और 2 से भाग दे दो, जो मिलेगा वो विकर्णों की संख्या होगी। चेक कर लेते हैं इसको। देखो अभी यहाँ पर 9 आया है, ठीक है, यहाँ पे भुजाएं कितनी थी, 6, ठीक है। यहाँ पर जो भुजाएं थी, क्योंकि यहाँ पर सम षटभुज की बात की गई थी, किसकी बात की गई थी, सम षटभुज की, तो भुजाएं कितनी थी, भुजाएं का मतलब n कितना था, n था 6। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं विकर्ण निकालूं, ठीक है, तो विकर्ण कितने हो जाएंगे, n में से 3 घटाया, 2 से भाग दे दिया, n कितना है 6, तो 6 में से 3 घटाओगे, 2 से भाग दे दोगे, ठीक है, कितना आएगा, देखो यहाँ पर है 6 और घटाने के बाद 6 में से 3 गया, 3 बचा, डिवाइड बाई है 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। पहले भी 9 आया था, देखो अब यहाँ पर अभी भी 9 आया है। तो मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास भुजाओं की संख्या n है तो जो विकर्णों की संख्या होगी वो कैसे आएगा, n-3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो यहाँ पर, ठीक है, वैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा रहा हूँ जगह बनाने के लिए ताकि मैं कर सकूँ। बी पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, बी पार्ट मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, बी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सीधा पहले पार्ट को मैं फॉर्मूले से अगर करना चाहूँ इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या यानी कि n कितना है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे n में से 3 घटाया, 2 से भाग दे दिया। n की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी, 4 बताई, क्यों, क्योंकि एक चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो यहाँ से हो गया 4, 4 में से 3 गया, डिवाइड बाई है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2, 4 में से 3 घटाया कितना है 1, 2 एकम कितना 2, विकर्णों की संख्या कितनी आई, 2 आई। और इससे पहले भी विकर्णों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, 2, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से जो तीसरा पार्ट है,
ठीक है, जो तीसरा पार्ट है इस प्रश्न का, उसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है। भाई अब देखो, जब त्रिभुज आप बनाओगे तो विकर्ण बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, विकर्ण इसमें बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी निकालो, ठीक है, आप तो या फिर डायरेक्ट लिख दो विकर्ण 0 है, या फिर फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो विकर्ण है वो 0 के बराबर है, नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी रखोगे, देखो n-3 डिवाइड बाई 2 है, n की वैल्यू रखोगे 3, n की जगह 3 रखा, यहाँ पर n की जगह 3 रखा, माइनस में तो 3 पहले से है, डिवाइड बाई 2, तो 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 0 गुणा 3 0 होता है, 0 डिवाइड बाई 2 भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे आप गिन के करो, जैसा आपको सही लग रहा है भाई, जैसे आपको आसान लग रहा है वैसे कर सकते हो। अब देखो जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसमें बोला गया है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के माप का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें दो बातें पूछी गई हैं, पहले हमें बताना है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, उसके बाद हमें बताना है कि अगर ये उत्तल नहीं होता मतलब अवतल होता तब इसके कोणों का योग क्या होता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की, ठीक है ना। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल, तो मैंने यहाँ पे लिखा उत्तल चतुर्भुज, ठीक है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल। ठीक है, तो देखो जब ये उत्तल चतुर्भुज होगा तब क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, एक उत्तल चतुर्भुज बना लो। अभी हम अवतल पे भी आएंगे, ठीक है, फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ उत्तल की। उत्तल चतुर्भुज का क्या मतलब हुआ, इसके जितने भी विकर्ण हैं यानी कि दोनों के दोनों विकर्ण वो अंदर की तरफ होंगे। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, उसके लिए आप कोई एक विकर्ण बना लो ताकि ये दो त्रिभुजों में बट जाए। ठीक है, एक चतुर्भुज था, ठीक है, अब मैंने जैसे ये खींचा ये दो चतुर्भुजों में बट गया। ठीक, अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग का मतलब क्या हुआ, कोण A जमा में कोण B जमा में कोण C जमा में कोण D। ठीक है ना भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ही तो निकालना है, योग का मतलब है चारों को जोड़ दोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ पर एंगल है इसको बोलो 1, इसका नाम दो कोण 2, इस कोण का नाम 3 हो गया, इसका नाम हो गया 4, इसका नाम हुआ 5 और इस कोण का नाम हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A को आप 1 जमा 6 लिख सकते हो। ठीक है, कोण A को कोण 1 जमा कोण 6 लिख सकते हो। कोण B पे देखो क्या बन रहा है 2, तो इसका नाम 2 दिया है। ठीक है, C पे क्या बन रहा है 3 और 4, तो हो गया 3 और 4। ये 3 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री नहीं है, ये नाम है बस इनके। ठीक है ना, कि इस कोण का नाम हमने रखा है 3, इसका नाम रखा है 4, ये 3 और 4 डिग्री नहीं है, याद रखना। ठीक, इसी तरह से C पे बना था 3 और 4 और D पे क्या बना हुआ है 5। अब देखो, अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अगर मैं ABC इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो यानी कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, इनको जोड़ के आएगा 180। तो यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पे देखो 2। ठीक है, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, इनको जोड़ के कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा 180 प्लस ऊपर वाले त्रिभुज में देखो 4 5 6, क्या बच रहा है यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो 4 5 6 का जोड़ के भी कितना आएगा 180। 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है ना, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैंने ये 180 और 180 कैसे लिख दिया, तो एक बार और बता देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ABC इस वाले त्रिभुज में 1 2 और 3, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, इनको जोड़ के 180 आया। ऊपर वाले में 4 5 6, ठीक है, इनको जोड़ के 180 आया। 180 180 जोड़ के टोटल 360 हो गया। मतलब कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक, इसी तरह से देखो, इसी तरह से अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
सेकंड पार्ट में बोला गया था कि अगर उत्तल ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल ना हो वाला केस लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, ये उत्तल नहीं है, या अवतल है। क्यों? क्योंकि इसका एक विकर्ण देखो ये वाला बाहर चला गया। तो जब विकर्ण बाहर चला जाएगा मतलब ये उत्तल नहीं है। अब हमें बताना है इसके कोणों का योग कितना होगा। अब कैसे हम बताएंगे, देखो आप यहाँ से इसका ये विकर्ण खींच लो भाई, ठीक है ना, इसका नाम दो ए बी सी डी, ठीक है। इसको आप जोड़ोगे तब भी इसका भी 360 ही आएगा। कैसे? देखो ये वाला एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, 1 2 3 जोड़ के कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज है। इसी तरह से इसका नाम दे दो 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, तो 4 5 6 भी कितना आ जाएगा 180, तो 180 180 कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। इसको भी आप जैसे हमने पहला किया था इससे पहले वाला वैसे ही करके देख लेना। a जमा बी जमा सी जमा डी बराबर एक सारे कोण a जमा बी जमा सी जमा डी, इनको निकालना था। सबको जोड़ोगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे, इसका 180 इसका 180 360 हो जाएगा। तो मतलब हाँ, इसमें ये गुण भी लागू होता है, इसके कोणों का योग भी 360 ही आता है, ठीक। अब देखो जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें हमसे बोला गया है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे आकृति में त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ पे भुजाएं कितनी है 1 2 3 है, कोणों का योगफल 180। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योगफल, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ठीक है। ये अंदर वाला विकर्ण है, इसको आप मत गिनना, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ठीक। और इसके कोणों का योगफल कितना आ गया, 4 में से 2 घटाया और 180 से गुणा किया, 360 आएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी का दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई बहुभुज है, ठीक है, और बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या, ठीक है, बहुभुज में जो भुजाएं हैं, ठीक है, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है वो अगर n है, तो इसके कोणों का जो योग होता है, तो जो इसके आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी कि अंदर वाले, ठीक है, आंतरिक कोणों का जो योग होता है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग जो होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो भुजाओं की संख्या है n, उसमें से 2 घटाओ, घटाने के बाद जो आया उसको 180 से गुणा कर दो, ठीक है। ये आप याद रखना कि अगर हमारे पास कोई बहुभुज है, बहुभुज में जो भुजाएं हैं वो n है, तो आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो कैसे आता है, n में से 2 घटा दो, जो आए उसको 180 से गुणा कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज था, त्रिभुज में भुजाएं कितनी है 3 है, तो यहाँ पर रखो 3, 3 में से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो। तो 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 1 को 180 से गुणा करोगे 180 बन जा, या फिर 180 एकम 180 हो जाएगा, तो 180 आ गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर जैसे देखो भुजाएं 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 है, तो अगर मैं इसको त्रिभुज में बांटूंगा तो यहाँ से करूँगा तो एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, मतलब इसमें एक त्रिभुज का 180, दूसरे त्रिभुज का भी 180, 100 और 180 360 होना चाहिए। यहाँ से भी आप चेक कर लो, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर लो। यहाँ पर n क्या होता है, भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं कितनी है 4, मतलब n की वैल्यू वही रखोगे जितनी भुजाएं हैं, तो n की वैल्यू 4 है तो n की जगह पे 4 रखोगे, क्योंकि n का मान 4 आ रहा है। तो 4 में से 2 गया, गुणा कर दिया 180 से, ठीक है, वही इन्होंने भी यहाँ लिखा हुआ है। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, गुणा करोगे 180 से, 180 दूनी कितना होता है 360 होता है। तो मतलब कि अगर भुजाएं 4 थी बहुभुज में, यानी चतुर्भुज था, तो उसके आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर अगले पार्ट में देखो भुजाओं की संख्या 5 है, ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी है 5, मतलब जितनी भुजाएं उसी को हम n बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, ठीक है। पिछले सवाल में n की वैल्यू 4 थी, इस बार n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोने को इससे मिला है, इससे इससे, तो इसमें 1 2 3 त्रिभुजों में बट गया ये, ठीक है, जो यहाँ पे 5 भुजाओं वाला पंचभुज था 3 त्रिभुजों में बट गया, यानी कि 180 180 180 3 बार आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमने क्या लिखी, n की वैल्यू हमने लिखी है 5,
ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि ये 5 भुजाएं हैं। 5 में से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो। 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 180, क्योंकि इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 5 में 2 गया 3 गुणा 180, वही चीज़ आ गई। तो 18 का पहाड़ा आपको आता है, 18 तियाँ 54, एक जीरो और लगा दो, यानी 540 डिग्री हो गया। इसी तरह से 6 वाला निकाल सकते हो आप, ठीक है, वो भी आप निकाल लेना। अब अपने सवाल पे आते हैं। हमारे सवाल में क्या बोला गया है कि एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। पहले में पार्ट ए में क्या बोला गया, ठीक है, पार्ट ए की बात करता हूँ मैं। पार्ट ए में क्या बोला गया है हमसे, 7 हो, भुजाओं की संख्या कितनी हो 7, मतलब यहाँ पे 7 किसके बराबर आ जाएगा, n के, ठीक है ना, जितना होगा वो n ले लेंगे हम, ठीक है, जैसे इस सवाल में n 5 था, वैसे यहाँ पे n की वैल्यू 7 रख दो यार, क्या दिक्कत है। n की जगह 7 रखा, 7 में से 2 घटाया, गुणा कर दिया 180 से, तो 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 गुणा 180। 18 का पहाड़ा आपको आता है, 18 पंजे 90, एक जीरो और लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर एक जीरो और था, मतलब 900 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आप 8 रखना, 10 रखना, n की जगह तो n ही रखोगे, सीधा सीधा यही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये 8 और 10 रख के देख लेना, n के लिए तो सीधा सीधा यही रहेगा उत्तर, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। मतलब कि पहले हमें समबाहुभुज बताना है कि समबाहुभुज क्या होता है, उसके बाद हमें एक ऐसे समबाहुभुज का नाम बताना है जिसमें 3 भुजाएं होंगी, जिसमें 4 भुजाएं होंगी और जिसमें 6 भुजाएं होंगी। तो पहले बात करते हैं समबाहुभुज क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैंने आपको बताया कि समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, साथ में ही उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर समबाहुभुज की परिभाषा हो जाएगी वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों तथा सभी कोण आपस में बराबर हों, समबाहुभुज कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया समबाहुभुज क्या है। जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, जिसका पहला पार्ट है इसमें क्या है, 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है और क्योंकि ये समबाहुभुज होना चाहिए तो इसके लिए इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है, और तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों या फिर तीनों कोण आपस में बराबर हों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बहुभुज जो समबाहुभुज होगा और उसकी 3 भुजाएं होंगी उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है, 4 भुजाएं होनी चाहिए, साथ में क्या हो, वो समबाहुभुज हो। तो भाई 4 भुजाओं से चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा, चतुर्भुज। अब क्योंकि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, साथ में सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे। सारे कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो हर एक कोण कितने का होगा, 90-90 का, क्योंकि चारों कोण मिला के 360 आता है चतुर्भुज में, और हर कोण बराबर बराबर है तो 90-90 के हो जाएंगे हर एक कोण। तो जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों और हर एक एंगल 90-90 का हो उसको हम बोलते हैं वर्ग है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा भाई। वर्ग एक ऐसा समबाहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमें एक ऐसा समबाहुभुज बताना है जिसमें 6 भुजाएं होंगी। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं हम, षड्भुज बोलते हैं। अब क्योंकि सारी की सारी बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम षड्भुज, ठीक है, सम षड्भुज, ठीक है। यानी कि 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, सम षड्भुज, ठीक। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो छठा क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर हमें x का मान बताना है, ठीक। और यहाँ पे 4 पार्ट हैं A, B, C और D। अभी फिलहाल हम बात करेंगे A और B की, ठीक है। शुरुआत करते हैं A से। देखो जो इसका पार्ट A है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो प्रश्न है इसमें जो x है इसका मान हमें बताना है कितना होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि मैं चारों को अगर जोड़ूंगा तो 360 आना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो पहला क्या है, x मान लिया,
जोड़ दिया मैंने, दूसरा क्या है 120, तीसरा क्या है 130 डिग्री, अगला क्या है 50 डिग्री। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो उत्तर आना चाहिए 360। ठीक है, इसके कारण में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लेना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बस इतना लिखना। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लेना। फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ के 360 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन चारों को जोड़ा और बराबर में कितना लिख दिया 360 डिग्री। ठीक, तो x की जगह तो x रहेगा, इनको आपस में जोड़ लो। ठीक है, 130 और 150 जोड़ोगे 180 हो जाएगा, 180 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि जो 180 है उसमें 20 जोड़ दो 200 और 100। ठीक है, तो यानी इनको जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है ना, 120, 130 और 50 इनको जोड़ लेना, कितना मिल जाएगा आपको 300 मिल जाएगा। तो x का मान कितना आएगा भाई 360 डिग्री तो अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर जो 300 डिग्री है ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो जमा में होता है वो घटा में जाता है, तो 360 में से 300 घटाओगे 60 बचेगा, यानी कि जो पार्ट ए है इसका, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको पार्ट ए समझ में आया तो आप इसको उतार लेना। अब मैं कर रहा हूँ पार्ट बी। ठीक है, जो पार्ट बी है उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा भाई। ठीक है, पार्ट बी में सेम लॉजिक लगेगा, बस यहाँ पर क्या है देखो, x है यहाँ पे 70 है यहाँ पे 60 है, ये कोण हमें नहीं पता, तो ये कोण भी कितना होगा 90 होगा। क्यों होगा 90, देखो यहाँ पर पहले ध्यान से दो। ठीक है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर ये वाला 90 है। आपको पता है कि जब एक सीधी रेखा पर, ठीक है, दो कोण बने होते हैं तो दोनों को जोड़ के 180 आता है, तो अगर ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 90 और 90 जोड़ के 180 आएगा। और आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई चौकोर निशान होता है तो ये 90 का निशान होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मतलब कि ऐसे जब ये चौकोर बना हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो मतलब अगर बाहर वाला 90 डिग्री का था तो अंदर वाला भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपको ये पता लग गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, x है, जमा क्या किया 90, उसमें क्या जोड़ा 60, उसमें क्या जोड़ा 70, बराबर कितना आया 360। क्या कारण लिखोगे, वही कारण लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर, ठीक है, x को तो ऐसे ही रहने दो जमा। ठीक है, इन सब को जोड़ लो, तो 90 और 60 जोड़ोगे 150 हो जाएगा, 150 में 7 जोड़ोगे मतलब 70 जोड़ोगे 220 हो जाएगा। ठीक, बराबर में कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपनी जगह रहेगा, 220 घटा में चला जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से 220 घटा दिया तो x का मान कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ गया 140 डिग्री। अब देखो जो इसका सी पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसके बाहर वाला ये 70 डिग्री है और ये बाहर वाला 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्योंकि अंदर वाला नहीं दिया, बाहर वाले दिए गए हैं, तो पहले अंदर वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 70 और यहाँ पर जो कोण होगा इनको जोड़ के आएगा 180। तो 70 में आप क्या जोड़ोगे कि 180 मिल जाए, वो आप यहाँ पे लिख दो। तो 70 में अगर हम 110 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा 180। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, इसको मान लो कि ये जो कोण है ये P डिग्री है और ये वाला Q डिग्री है। ठीक है, तो जो ये 70 है इसमें अगर आप P जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। पहले अंदर वाला निकालो फिर x की बात करेंगे। ठीक है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है तो ये रैखिक युग्म हो गए। जब भी ऐसे सीधी रेखा बने, ठीक है, और यहाँ वाला जो कोण है इनको जोड़ के 180 आता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालोगे तो 110, 70 जाएगा माइनस में। ठीक है, 180 70 जाएगा माइनस में और बचेगा कितना 110 डिग्री। ठीक है, तो P कितना आ गया 110। तो इसको हटा के अब आप समझ सकते हो कि अंदर में कितना लिख सकता हूँ, अंदर लिख सकता हूँ 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, ये आपको रफ में करना है।
ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर Q है और जो ये 60 है, इसको भी जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये सीधी लाइन बन रही है। तो यहाँ से Q निकालोगे 60 जाएगा, माइनस में बचेगा कितना 120। ठीक, तो मतलब इसकी जगह भी कितना आ गया 120। अगर आप डायरेक्टली सोच सकते हो तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू हमें करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है, ये 110 डिग्री, 120 डिग्री, और 2 बार x 1 बार 30, ठीक है। 1 बार x ये रहा, ठीक है, इसको अलग पेन से लिखता हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये x प्लस दूसरा वाला x, दोनों कोण हो गए, ठीक है। एक कोण यहाँ पर देखो 110 डिग्री आया है, एक यहाँ पर कितना आया अंदर वाला 120 डिग्री आया है, और ऊपर वाला कितना है 30 डिग्री है। बराबर कितना आएगा, सबको जोड़ के कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे भुजाएं कितनी है, एक, ठीक है, भुजाएं कितनी है पहले वो देख लो आप, ठीक है। इसकी ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी और ये पांचवी, ठीक है। फिर आप कोण देख लो, 1 2 3 4 5 कोण है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 5 भुजाएं हैं। जब यहाँ पे 5 भुजाएं होंगी तो कोणों को जोड़ोगे, ठीक है, सारे कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 540। अगर आप भूल गए हो फॉर्मूला तो एक बार और बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, n में से 2 घटाया और 180 से गुणा किया, इससे हमें सारे अंतः कोणों का योग पता लग जाता है। यहाँ पे 5 भुजाएं, n की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 में से 2 घटाया और 180 से गुणा किया, 5 में से 2 गया 3 बचा, 180 से गुणा किया कितना आ गया 540। ठीक है भाई, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब पंचभुज होगा हमारे पास तो अंतः कोणों का योग जो होता है वो 540 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इन सबको जोड़ लो, x और x, ठीक है, x और x जोड़ा, कितने x हो गए 2x हो गए, ठीक है, जमा किया इनको, ठीक है। 120 और 30 जोड़ा 150, 150 में 110 जोड़ा 260 हो गया, और बराबर में कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है 540 डिग्री, ठीक है ना। 100 और 100 200, 30 20 50 10 60, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 540, तो अपनी जगह रहेगा, 260 जाएगा माइनस में, ठीक है, कितना जाएगा माइनस में 260। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280। 2x बराबर 280 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना भाई, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा 140। ठीक, तो 2x बराबर 280, तो 1x बराबर 140। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सी पार्ट था, कौन सा था, सी, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें ये x दिया गया है और यहाँ पे 5 भुजाएं, पांचों बराबर हैं, सम पंचभुज दिया गया है, ठीक है। तो सम पंचभुज में सारे के सारे कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सम पंचभुज है तो सारी की सारी भुजाएं भी बराबर होंगे और सारे के सारे कोण भी बराबर होंगे। तो अगर एक कोण x डिग्री का है तो सारे के सारे x डिग्री के होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सबको जोड़ोगे कितना x आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ोगे, ठीक है, एक बार x, दूसरी बार x, फिर तीसरी बार x, चौथी बार x, पांचवी बार x, 1 2 3 4 5 बार x है, ठीक है। और ये पंचभुज है, अभी हमने देखा था पंचभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 540, तो 5x, ठीक है ना, 1 2 3 4 5x बराबर कितना आ गया 540 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 540 अपनी जगह, डिवाइड में जाएगा 5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 4 में पढ़ा नहीं जा रहा, 0 मिलाओगे, 2 जनों को एक साथ मिलाते हैं तो पहले 0 बढ़ाते हैं, 5 8 40, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो भाग करके देख लेना रफ में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है यहाँ पर 108 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया x जमा वाई जमा जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x जमा वाई जमा जेड का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, रैखिक युग्म वाली, कि अगर यहाँ पर एक रेखा हो और उसको कोई दूसरी लाइन या रेखा कोई भी, ठीक है, या फिर किरण काटे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180 आता है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो इतने को पहले, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये जेड डिग्री है, तो हम इतना बोल सकते हैं कि अगर जेड में 30 जोड़ा जाएगा तो 180 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा,
क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक रेखा बन रही है, ठीक है, ये क्या बन रही है, एक रेखा। तो इसको और इसको जोड़ के कितना आएगा, 180। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोला जाता है रैखिक युग्म, ठीक है, आप लिख भी सकते हो, इनको बोला जाता है रैखिक युग्म। और ये चीज़ बहुत जगह यूज होती है, तो ये तो आपको बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए रेखा गणित में, ठीक है। ये रैखिक युग्म सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, 30 जाएगा माइनस में, और कितना बचेगा, 150 बच जाएगा, 180 में से 30 गया। चलो जेड तो मुझे पता लग गया। अब अगर मुझे वाई पता लग जाए और एक्स पता लग जाए तो तीनों को जोड़ के मैं एक्स जमा वाई जमा जेड निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स पता लगा सकते हैं हम। कैसे पता लगा सकते हैं एक्स, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स, और यहाँ पर ये क्या है, 90। एक्स और 90 जोड़ेंगे तो ये भी तो देखो सीधी रेखा बन रही है, ठीक है ना, ये तो यानी कि इसको और इसको जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। जब भी ये सीधा ऐसे बने तो ये और ये जोड़ के कितना आता है, 180, आपको याद रखना है। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ा जब मैंने तो कितना आया, 180। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 90 जाएगा माइनस में, 180 माइनस 90 कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो x भी पता लग गया। अब मुझे क्या पता लगाना है, मुझे y पता लगाना है। अगर y पता लग जाए तो हो जाएगा, ठीक है। y में कैसे पता लगा सकता हूँ, देखो y बराबर होगा 90 जमा 30, 90 जमा में 30 कितना आया, 120, ठीक है। अब यहाँ पर y 120 कैसे आया, मतलब 90 और 30 को जोड़ के y कैसे आया, ये अगर आपको सीखना है तो देखो एक और प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो, ठीक है, और उसकी किसी एक भुजा को मैं ऐसे बढ़ा दूँ, उसकी किसी एक भुजा को मैं ऐसे बढ़ा दूँ, तो जो ये बाहर वाला कोण होता है, जो ये बाहर वाला कोण होता है, जैसे कि यहाँ पे y है, ये अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोण कौन से होंगे, देखो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो ये बाहर वाला कोण जिस कोण को टच कर रहा है, जिससे चिपका हुआ है, उसको छोड़ दो। तो ये y जो है इससे तो चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों जो बचे उनको जोड़ दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाकी कौन बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, यानी कि जो ये y होगा, जो ये y होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। और जो हमारा प्रश्न है उसमें ये कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, और इधर वाला कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो मतलब जो y होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इस गुण को क्या बोलते हैं, जिसमें बाहर वाला कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें हम लिखते क्या है, हम इसमें लिखेंगे बाह्य कोण। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, त्रिभुज में बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला कोण, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है कि हाँ, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x जमा वाई जमा जेड की वैल्यू। अब यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमें निकालना था x जमा में y जमा में जेड कितना होगा। x का मान आया 90 तो x की जगह लिखोगे 90, y का मान आया 120 तो y की जगह लिखोगे 120, और z का मान आया 150 तो z की जगह लिखोगे 150, ठीक। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि x जमा वाई जमा जेड का क्या मान आया, कितना आया, 360 डिग्री, ठीक। तो ये कौन सा पार्ट था, ये a पार्ट था, ठीक है ना। अभी हमने ये a पार्ट किया है, इसको आप उतार लेना। अब बात करते हैं b पार्ट की, ठीक। अब देखो जो इसका b पार्ट है, a पार्ट तो हमें समझ में आ गया। b पार्ट में क्या है, x जमा वाई जमा जेड जमा w, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है कितनी होंगी। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x
पता लग जाएगा हमें। x जमा 120 कितना है, x जमा 120 कितना है 180 रैखिक युग्म। कारण में क्या लिखोगे आप, रैखिक युग्म। कैसे पता लगा, ध्यान से देखो, ये एक सीधी रेखा बन रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। तो मतलब 120 में अगर मैं x जोड़ दूँ कितना आएगा 180, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, 120 जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो x का मान तो 60 हो गया। इसी तरह से y का मान 100 हो जाएगा, ठीक है, y जमा में 80 कितना होगा 180, तो y 100 होगा तो 100 जमा में 80 तभी तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो y जमा में 80 बराबर 180, तो y का मान कितना हो गया 80 गया माइनस में, मतलब 100 डिग्री हो गया। तो y भी मुझे पता लग गया। इस तरह से z पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पर z कैसे पता लगेगा, z जमा में, ठीक है, z जमा में 60, ये भी एक सीधी लाइन बन रही है, तो z जमा में 60 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, 60 माइनस में जाएगा। z भी पता लग गया भाई 120। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है w पता लगाना, ठीक है। w कैसे पता लगाएंगे, देखो w कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। त्रिभुज में तो हमने ऐसे करा था, बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर है, बट यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगर मैं इस चतुर्भुज को देखूँ ये, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग अंदर वाले 360, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो P मान लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये P है अंदर वाले कोणों को जोड़ के 360 आएगा। चतुर्भुज के चारों अंदर के कोणों का योग 360 होता है, तो ये P जमा में 120 जमा में 80 और जमा में अंदर वाला 60, सारे अंदर वाले यहाँ पे कोण लिख रहे हैं, कितना आएगा 360। देखो 1 2 3 4, चारों अंदर के कोण है, चारों अंदर के कोणों को जोड़ के 360 आता है, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो P जमा में 120 में 80 जोड़ा 200, 200 में 60 जोड़ा कितना हो गया 260, बराबर में कितना आ गया 360। तो P की वैल्यू 260 माइनस में गया, कितना बचा 100 बचा, कितना बच गया 100 बच गया भाई, ठीक है ना। 260 माइनस में आएगा, 360 में से 260 घटाओगे 100 बचेगा। तो मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। तो यार यहाँ से आप W निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही P या आया तो आप बोलोगे W जमा में ये क्या है 100 आया है, कितने के बराबर होगा 180 के, तो W की वैल्यू आ जाएगी 100 जाएगा माइनस में, मतलब 80 डिग्री। तो यहाँ से मुझे W भी पता लग गया, ठीक है, यहाँ से मुझे W भी पता लग गया। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था x जमा y जमा z जमा W कितना होगा, ठीक है, यही चीज़ें मुझे निकालनी थी। तो इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए, ठीक है, इधर किसका देते हैं, देखो अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था x जमा y जमा z जमा W। x की वैल्यू शुरुआत में निकाली थी मैंने 60, तो x की जगह 60 लिख दो। y की वैल्यू मैंने निकाली थी 100, तो y की जगह 100 लिख दो। z की जगह मैंने क्या निकाला है 120, तो 120 लिख दो। w की जगह मैंने क्या निकाला 80, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो 160 ये हो गया, 80 जोड़ दिया उसमें, ठीक है, 240 और 120 360 हो गया, ठीक है। वैसे भी सारे बाहर वाले कोणों को जोड़ के हमेशा 360 ही आता है, चाहे वो फिगर कोई सी भी हो, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, आपको याद रखना है। बट अभी बाहर के कोणों की प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया। त्रिभुज में देखो बाहर के कोणों को जोड़ के कितना आया था, इससे पहले वाले पार्ट में 360। चतुर्भुज में भी बाहर के कोणों को जोड़ा कितना आया 360, ठीक है, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। अंदर वाले में त्रिभुज में कितना आता है 180 और चतुर्भुज में कितना आता है 360, पंचभुज में कितना आता है 540। लेकिन अगर हम बाहर वाले की बात करेंगे, अंदर वाले की नहीं, तो बाहर वाले सभी कोणों का योग 360 ही रहता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।